हम कल पढ़ रहे थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति कैसे नियंत्रण करते हैं। तो उसमें हमने पहले पढ़ लिया वोल्टेज नियंत्रण विधि, और जो दूसरी विधि थी वो पढ़ ली हमने पोल परिवर्तन करके, पोल्स परिवर्तन करके। तो आज हम जो तीसरी विधि पढ़ेंगे वो है फ्रीक्वेंसी परिवर्तन करके, फ्रीक्वेंसी परिवर्तन करके। कि हम कल क्या पोल परिवर्तन कर रहे थे कि जब हमने दो पोल की मोटर बनाई थी तो उसकी जो घूर्णन गति थी वो कितनी आरपीएम आ रही थी, 3000 आरपीएम आ रही थी। कितनी आरपीएम आ रही थी, 3000 आरपीएम। कितनी आ रही थी, 3000 आरपीएम। जब हमने दो पोल की मोटर ली थी तब 3000 आ रही थी, लेकिन इसके बाद हमने कितने 4 पोल की जो मोटर ली थी तो उसकी जो आरपीएम आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1500 आरपीएम इसकी क्या आ रही है, घूर्णन गति आ रही थी। तो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी परिवर्तन करने से क्या मोटर की घूर्णन गति पर प्रभाव पड़ता है क्या। तो मैं जैसे लेता हूं F बराबर पी एन इंटू 120, कितना लेता हूं, पी एन इंटू 120। तो मैं यहां से क्या करूंगा, घूर्णन गति को परिवर्तन करना है मेरे को। तो n बराबर क्या होता है, n बराबर f इंटू 120 अपॉन क्या होता है p। तो मैं यहां से क्या करता हूं, पहले 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेता हूं। कितनी हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेता हूं। तो इस मोटर की जो घूर्णन गति होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं यहां से निर्धारण कर लेता हूं, जो पोलों की संख्या है वो कितनी रख लेता हूं, 2 पोल। कितनी पोल, 2 पोल। और फ्रीक्वेंसी का मान कितना रख लिया, 50 हर्ट्ज। और ये क्या है, नियतांक है। तो यहां से इसकी क्या करेंगे, घूर्णन गति निकालेंगे। तो n बराबर फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज इंटू 120, और पोलों की संख्या कितनी है, पोलों की संख्या कितनी है, 2। तो यहां से काटेंगे कितना बार गया, 6 बार। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए, 30। और यहाँ पर कितनी जीरो बच गई, 2 जीरो बच गई। तो इसकी जो घूर्णन गति है वो कितनी हो जाएगी, 3000 आरपीएम। तो इस मोटर की जो घूर्णन गति है वो कितनी हो जाएगी, 3000 आरपीएम हो जाएगी। अब जैसे मैं यहां से हमने कितनी ली, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ली। तो अब मैं यहां से इसको परिवर्तन करके कितने 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेता हूं। कितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेता हूं, यहां से 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेता हूं। अब 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि कौन सी विधि बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी परिवर्तन। तो यहाँ पर जो ये पोल है ये क्या रहेगा, यहाँ पर पोल क्या है वो क्या रहेंगे, यहाँ पर स्थिर रहेंगे। जो पोलों की संख्या क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो यहाँ पर n बराबर, अब फ्रीक्वेंसी का मान कितना हो गया, 40 हर्ट्ज इंटू 120 अपॉन पोलों की संख्या कितनी है, 2। तो 2 से काटेंगे कितनी बार गया, 6 बार। 6 चौका 24। यहाँ 2 जीरो है। तो इसकी जो आरपीएम है वो कितनी आरपीएम हो गई, आरपीएम। तो इस मोटर की जो घूर्णन गति थी कि जब हमने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ली, कितनी हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ली, तो इसकी जो घूर्णन गति थी वो कितनी आरपीएम हो रही थी, 3000 आरपीएम। लेकिन हमने अब क्या किया कि 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। कितनी हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। तो क्या हो गया, 2400 आरपीएम मोटर की घूर्णन गति आ रही है। तो इस प्रकार हम जो 3 फेज मोटर है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी परिवर्तन करके इसकी घूर्णन गति परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो ये फ्रीक्वेंसी परिवर्तन हम घर बैठे नहीं कर सकते, क्योंकि जहां विद्युत का उत्पादन होता है, जहां वहां पर अल्टरनेटर लगा होता है, उस अल्टरनेटर के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमने अब जो चौथा टाइप पढ़ेंगे गति नियंत्रण करने का, वो पढ़ेंगे रोटर रियोस्टेट घूर्णन नियंत्रण गति। रोटर रियोस्टेट परिवर्तन। अब जो रोटर रियोस्टेट परिवर्तन के द्वारा जो हम गति परिवर्तन करेंगे, तो इसकी जो गति परिवर्तन करने के लिए हमारे जो मोटर होगी,
इतनी देर तो हम जो स्क्विरल केज रोटर के बारे में बात कर रहे थे, तो उसकी गति परिवर्तन करने के लिए वोल्टेज नियंत्रण से कर रहे थे, पोल्स के द्वारा कर रहे थे और फ्रीक्वेंसी परिवर्तन के द्वारा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस मोटर का जो रोटर होगा वो क्या होगा, रियोस्टेट होगा, यानी इस रोटर पर इस इतनी देर जो पड़ रहे थे तो इनके जो रोटर थे वो क्या थे, केज प्रकार के थे, यानी उनमें शॉर्ट सर्किट की हुई छड़ें डाली हुई थी। क्या डाली हुई थी, शॉर्ट सर्किट की हुई छड़ें डाली हुई थी। लेकिन जो ये रोटर रियोस्टेट है तो ये इस प्रकार की मोटर है कि इसके रोटर में शॉर्ट सर्किट की हुई छड़ें न डालकर यहाँ पर क्या किया जाता है, रोटर को वाउंड किया जाता है। क्या किया जाता है, रोटर को वाउंड किया जाता है, यानी रोटर पर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। तो इस प्रकार की जब रोटर पर वाइंडिंग की जाती है तो यहाँ पर जो मोटर होती है वो कौन सी मोटर होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यहाँ पर कौन सी मोटर काम मिल जाती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो घूर्णन गति परिवर्तन करना है तो वहां पर जो स्टार्टर या काम में लेंगे तो वो रोटर रियोस्टेट, रोटर के द्वारा ही गति परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं कैस्केड नियंत्रण विधि। जो पांचवी विधि है वह है कैस्केड नियंत्रण, कैस्केड नियंत्रण विधि। कौन सी विधि है, कैस्केड नियंत्रण विधि। तो इस प्रकार की जो नियंत्रण विधि है तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, दो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर काम में लेते हैं, और जो दोनों होती है वह एक दूसरे को यांत्रिक रूप से जोड़ती है। कैसे कि इस कैस्केड विधि में यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, दो स्लिप रिंग मोटर, दो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर काम में लेंगे। यहाँ पर दो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर काम में लेंगे। अब उनको कैसे सप्लाई देंगे कि यहाँ पर हमने क्या ली, मोटर ली, ये एक 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर है। अब जो 3 फेज मोटर है इसके शाफ्ट पर यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एक स्टेटर होगा, और स्टेटर पर जो वाइंडिंग की जाएगी वो कौन सी वाइंडिंग की जाएगी, 3 फेज वाइंडिंग। यानी ये क्या है, स्टेटर है, और स्टेटर पर जो वाइंडिंग की जाएगी वो कौन सी वाइंडिंग की जाएगी, 3 फेज वाइंडिंग की जाएगी। और जो 3 फेज वाइंडिंग की जाती है वो क्या, यहाँ पर 120 डिग्री अंतराल पर की जाती है। यानी जो वाइंडिंग होती है वो कितनी डिग्री अंतराल पर की जाती है, 120 डिग्री के अंतराल पर यहाँ पर संयोजित की जाती है। अब स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई संयोजित कर दी तो यानी हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, 3 फेज सप्लाई आएगी, क्योंकि 3 फेज मोटर है तो 3 फेज सप्लाई देना पड़ेगा इसको। तो अब यहाँ से जो 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं आर वाई बी, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो रोटर होगा, यहाँ पर क्या होगा, रोटर होगा, और जो रोटर है वो क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 स्लिप रिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 3 स्लिप रिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोटर क्या है, स्लिप रिंग मोटर है, तो इसमें कितनी स्लिप रिंग होगी, 3 स्लिप रिंग होगी। अब जैसे यहाँ पर सप्लाई देंगे तो 3 फेज सप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, घूर्णनीय प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यह चुंबकीय क्षेत्र ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के अनुसार यहाँ पर क्या करेगा, चुंबकीय बलरेखा का छेदन करेगा, और यहाँ पर क्या एक और अतिरिक्त ईएमएफ उत्पन्न कर देगा। यहाँ पर इन तीनों को क्या कर देंगे, इस प्रतिरोध के द्वारा शॉर्ट कर देंगे। जैसे ही ये मोटर यहाँ पर क्या करेगी, इसका सर्किट पूरा होगा, सर्किट पूरा होगा तो मोटर क्या होगी, यहाँ पर घूमने लगेगी। अब मोटर घूमने लगेगी तो यहाँ पर एक मोटर और लेंगे। कितने मोटर काम ले रहे थे, 2 स्लिप रिंग मोटर काम ले रहे थे, तो यहाँ पर एक और स्लिप रिंग मोटर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो स्लिप रिंग के द्वारा यहाँ से बाहर से विद्युत लेंगे, तो इस मोटर को इनपुट 3 फेज सप्लाई दी। अब इनपुट 3 फेज सप्लाई दी तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मोटर घूमने लगी। अब यहाँ पर एक और ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई इस मोटर को दे देंगे स्टेटर में। यहाँ पर जो ईएमएफ, जो 3 फेज ईएमएफ उत्पन्न होगा वो क्या करेंगे, इस मोटर को यहाँ से सप्लाई दे देंगे। इस मोटर को यहाँ से क्या दे दिया, सप्लाई दे दिया, और यहाँ पर 3 स्लिप रिंग लगी होगी, और इन तीनों को यहाँ से शॉर्ट कर दिया जाएगा। इन तीनों को यहाँ से क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार इस विधि को क्या करेंगे, यह विधि एक बहुत महंगी विधि होती है।
यह विधि जो गति नियंत्रण की यह विधि है, यह बहुत महंगी होती है, क्योंकि इस गति नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर 2 स्लिप रिंग मोटर की आवश्यकता होगी, और 2 स्लिप रिंग मोटर लाने में यहाँ पर अधिकतम क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, और इसकी जो दक्षता होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ से हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। 3 फेज सप्लाई देने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, इसमें लौ सतियां हो जाएगी, ताम्र सतियां हो जाएगी। इसके बाद में जो इनपुट देंगे उतना आउटपुट बाहर नहीं मिलेगा। अब पूरा आउटपुट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर इसको सप्लाई कम मिलेगी। अब सप्लाई कम, वोल्टेज कम मिलेगी, तो इसकी जो घूर्णन गति होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो 3 फेज मोटर में जो टॉर्क होता है वो T समानुपाती V स्क्वायर होता है, कि जितनी यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं उतनी वोल्टेज इस मोटर को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो घूर्णन गति नियंत्रण की इस विधि है तो वो होती है A बराबर 120 इंटू जो प्रथम मोटर इसका पावर कितना होगा, P1 प्लस P2। तो इस प्रकार से हम 3 फेज मोटरों की जो घूर्णन गतियां हैं वो यहां से क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं स्टार्टर कि जो 3 फेज मोटरें हैं या सिंगल फेज मोटरें हैं तो उनको स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यहां से हम पढ़ते हैं स्टार्टर। अब जो स्टार्टर है ये क्या है, स्टार्टर एक सुरक्षा युक्ति है। स्टार्टर क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है। अब ये स्टार्टर क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है, तो ये क्या करती है, मोटर को ऑन या ऑफ करने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, मोटर को ऑन या ऑफ करने का कार्य करती है। अब हमारे को यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो स्टार्टर की हमारे को आवश्यकता क्यों पड़ी, कि जो स्टार्टर है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जो स्टार्टर की आवश्यकता हमारे को इसलिए पड़ी क्योंकि जो मोटर है वो स्टार्टिंग करंट मोटर की स्टार्टिंग करंट लेती है, वो लेती है 5 से 6 गुना अधिक लेती है। कि किसी भी मोटर को हम जब स्टार्ट करेंगे तो वो जो स्टार्टिंग यानी जो मोटर है वो स्टार्टिंग के अंदर 5 से 6 गुना अधिक करंट लेगी। तो 5 से 6 गुना करंट अधिक लेगी कि मान लिया कि यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, 3 फेज मोटर लगी हुई है, और यहाँ पर हम बिना स्टार्टर क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या दे रहे हैं, बिना स्टार्टर इसको सप्लाई दे रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको यहां से परिपथ से संयोजित करूंगा, जैसे यहाँ एक आईसीटीपी स्विच लगा लिया और आईसीटीपी जैसे ही मैं यहाँ पर सप्लाई देता हूं तो इस जो ये मोटर 5 से 6 गुना करंट अधिक लेगी। अब करंट अधिक लेगी तो यहाँ पर क्या होगी, ये वाइंडिंग गर्म होगी, और वाइंडिंग गर्म होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इंसुलेशन लगा हुआ है वो खराब हो जाएगा और मोटर की वाइंडिंग जलने का खतरा होता है। इसलिए हमारे को स्टार्टर की आवश्यकता पड़ी कि जो ये मोटर का जो मोटर है इसकी जो जैसे कि पूरी सप्लाई दे देंगे तो यहाँ पर क्या होगी, करंट 5 गुना अधिक लेगी, और करंट 5 गुना अधिक लेगी तो ये क्या होगी, मोटर की जो वाइंडिंग वो जलने की संभावना अधिक होती है। तो इसलिए हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ी, स्टार्टर की आवश्यकता पड़ी। अब स्टार्टर की हम पहला पढ़ेंगे DOL स्टार्टर। यहां पर जो स्टार्टर पढ़ेंगे वो पहला पढ़ेंगे DOL स्टार्टर। अब जो DOL स्टार्टर होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन का स्टार्टर का मतलब है कि यह जो स्टार्टर है कि हमारे पास 415 वोल्टेज आ रही है। कितनी वोल्टेज आ रही है, 415 वोल्टेज आ रही है। तो यह क्या करेगा, उस 415 वोल्टेज को उस मोटर को दे देगा। ऐसे कि यह जो इनपुट वोल्टेज है ये क्या करेगा, जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं
तो जो यहाँ पर स्टार्टर लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्टार्टर लगाएंगे, तो इस वोल्टेज को कम न करके पूरी की पूरी जितनी वोल्टेज आ रही है उतनी की उतनी क्या दे देगा, मोटर को दे देगा। यानी जितनी लाइन वोल्टेज आ रही है उतनी उतनी किसको दे देगा, मोटर को दे देगा, यानी इसको कम ज्यादा नहीं करेगा। अब जो डीओल स्टार्टर है इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब जो ये स्टार्टर है, इस स्टार्टर का जो उपयोग करते हैं, कि कौन सी मोटर में इसका उपयोग करते हैं, जो दो 5 एचपी तक की मोटरों तक, 5 एचपी तक की मोटरों को स्टार्ट करने में काम आता है। 5 एचपी तक की जो मोटर होती है, 5 एचपी तक की जो 3 फेज मोटर होती है, इनको क्या करता है, स्टार्ट करने के काम में आता है। कि जे मोटर होगी उसको 5 एचपी की, अब इससे जो अधिक होगी, इससे जो अधिक एचपी की होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी जो पावर क्षमता जो उनकी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर वो करंट ज्यादा लेगी, करंट ज्यादा लेगी, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो लाइन वोल्टेज आ रही है, कि जैसे ये आ गई फेज आ गया और ये क्या आ गया, न्यूट्रल आ गया, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, ये मोटर लगा लिए, कि मान लिया ये क्या है, मोटर है, मोटर है, तो हमने यहां से न्यूट्रल ले लिया और यहां से क्या ले लिया, फेज ले लिया। अब यहां से जो 5 ये मोटर है, ये स्टार्टिंग में 5 से 6 गुना करंट अधिक लेगी, 5 से 6 गुना करंट अधिक लेगी, तो ये क्या करेगी, यहां से जो इस सर्किट में जो करंट जा रही थी वो इसको इधर लेगी पूरी, तो आगे जो भी ऐसे मान ली कि यहाँ पर कोई उपकरण लगे हुए हैं, यहाँ पर मान लिया कि कोई उपकरण लगा हुआ है, तो इस उपकरण को जो यहां से जब स्टार्ट करेंगे उस समय ये पूरी पूरी वोल्टेज इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो इसको जो वोल्टेज मिलेगी वो उस समय कम मिलेगी, या स्पार्किंग की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे ये उपकरण क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो इनको सुरक्षित रूप से स्टार्ट करने के लिए हमने क्या लिया, स्टार्टर काम में लिया। और जो डीओएल स्टार्टर है इसके फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और इसका जो 5 एचपी तक मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में लेते हैं। अब जो इस डीओएल स्टार्टर है इसकी संरचना देखते हैं। डीओएल स्टार्टर है वो कौन सी सप्लाई में काम लेते हैं, 3 फेज सप्लाई, तो हमारे पास 3 फेज सप्लाई आएगी, तो फिर हमारे पास 3 फेज सप्लाई आएगी, यहां पर हम एक लगाएंगे आईसीटीपी स्विच। कौन सा स्विच लगाएंगे, आईसीटीपी स्विच लगाएंगे, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। कौन सा स्विच होगा, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। कि यहाँ पर इस प्रकार से इसको इस प्रकार से स्विच किया जाता है कि हमारे जैसे एमसीबी आती है तो हम उसको ऑन ऑफ करते हैं, तो यह क्या होता है कि इन तीनों पेजों को एक साथ सप्लाई को ऑन ऑफ करने का कार्य करता है। कौन करता है, जो आईसीटीपी स्विच होता है। इस स्विच के आगे यहाँ पर डीओएल स्टार्टर में क्या लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं। इसके आगे यहाँ पर क्या लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं। अब यहाँ पर जो फ्यूज है वो क्या कार्य करते हैं, जो फ्यूज है वो क्या कार्य करते हैं, शॉर्ट सर्किट के समय क्या करते हैं, स्वयं जलकर कोई भी आगे मोटर लगी हुई थी उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। शॉर्ट सर्किट के समय, शॉर्ट सर्किट के समय ये फ्यूज क्या होता है कि जैसे ही फिक्स मान लिया कि ये 10 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, कितने एम्पियर का, 10 एम्पियर। यदि 10 एम्पियर से अधिक 11 एम्पियर जाते ही ये क्या करेगा, यहाँ पर इस परिपथ को क्या कर देगा, जला देगा। जैसे ही यह फ्यूज उड़ गया तो आगे जो सप्लाई है वो नहीं जाने देगा। ठीक, अब यहां पर आगे इसमें लगे होते हैं कॉन्टेक्टर। आगे इस परिपथ में क्या लगे होते हैं, कॉन्टेक्टर। अब जो कॉन्टेक्टर है उनके नीचे क्या लगी होती है, एनवीसी। क्या लगी होती है, एनवीसी। एनवीसी का मतलब है नो वोल्ट कॉइल। तो अब इसका जो संयोजन करेंगे कि जो एनवीसी होती है इसको हमेशा कितने फेज मिलने चाहिए, 2 फेज मिलने चाहिए। अब यहां पर एक लगाएंगे ओवरलोड रिले। जो ओवरलोड रिले कि जैसे मोटर गर्म हो गई, यानी
उसका तापमान अधिक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ये किसको परिपथ को क्या कर देगी, ऑन ऑफ कर देगी। यहाँ पर एक 3 फेज मोटर लगी हुई है। अब देखते हैं इसका संयोजन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आईसीटीपी स्विच आ गया, फिर क्या आ गया, फ्यूज, अब यहाँ पर क्या आ गए, कॉन्टेक्टर। तो अब कॉन्टेक्टर, तो अब जो यहाँ इसके कॉन्टेक्टरों के नीचे क्या लगी हुई है, एनवीसी। एनवीसी का मतलब कि यहाँ पर एक कुंडली लगी हुई है, तांबे की क्या लगी हुई है, कुंडली लगी हुई है। तो इसको जब 2 फेज मिलेंगे तो ये क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी तो ये कॉन्टेक्टर है, इनको अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्योंकि यहाँ चुंबक बनेगी तो इनको क्या करेगी, खींचेगी। तो मान लिया कि एक फेज, कितने फेज मिलेंगे इसको, 2 फेज मिलेंगे। यहां पर एनसी स्विच, यहां पर एनओ, अब देखो कि सामान्य अवस्था में ये स्टार्टर लगा हुआ है। तो हम जैसे हमारे घर पर 3 फेज सप्लाई आती है, क्या आती है, 3 फेज सप्लाई आती है, यदि वहां पर डीओएल स्टार्टर लगा हुआ है तो मोटर जब तक हम 2 स्विच आते हैं, एक तो जो एनसी स्विच आता है वो किस कलर का होता है, लाल कलर का, और एक आता है ग्रीन। ये कौन सा स्विच आता है, हरा स्विच आता है। 2 स्विच आते हैं कि जब तक हम इस स्विच को नहीं दबाएंगे तब तक ये मोटर चलेगी नहीं। तो अब इस प्रकार ये मोटर चलेगी कब, जैसे ही हम सप्लाई दी, आईसीटीपी स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो अब यहां से सप्लाई कहां आ गई, इन तीनों फ्यूजों में आ गई, और यहां तक कहां तक आ गई, इन कॉन्टेक्टरों तक आ गई। लेकिन यह जब तक नहीं चलेगी जब तक इसको नहीं दबाएंगे। क्योंकि जब तक क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि जब यहाँ पर जो एनवीसी है इसको यहाँ पर 2 फेज नहीं मिल रहे। यदि इसको 2 फेज मिल जाएंगे, यहां से क्या हो जाएंगे, 2 फेज मिल जाएंगे, तो ये क्या बनाएगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी तो इनको क्या कर लेगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो अब जैसे ही अपनी ओर आकर्षित करेगी तो इसको ये कॉन्टेक्टर यहां से जुड़ जाएंगे और ये कॉन्टेक्टर यहां से जुड़ जाएंगे। तो जैसे ही यहां से ये कॉन्टेक्टर जुड़ गए तो क्या करेंगे, यहां से सप्लाई इन तीनों में से इस मोटर के पास चली जाएगी। इन तीनों के पास मोटर में जैसे ही सप्लाई जाएगी तो मोटर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। और जब तक ऑन रहेगी या तो विद्युत सप्लाई कट न जाए, या हम आकर इस एनसी स्विच को नहीं दबाएंगे तब तक क्या रहेगी, मोटर चलती रहेगी। ठीक है। अब जैसे ही सप्लाई बंद हो जाती है, जैसे ही सप्लाई बंद हो जाती है तो ये वापस ये कुंडली है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, तो ये कॉन्टेक्टर वापस ऊपर हो जाएंगे, तो ये मोटर नहीं चलेगी। अब हमारे को यहां से इसको दबाने पर क्यों चलती है, कि जैसे मैंने इसको यहां से क्या किया, ऑन किया, क्योंकि एनवीसी को यहां से कितने फेज मिलने चाहिए, 2 फेज मिलने चाहिए। तो यहां से इसका एक फेज कौन सा है, ये आर वाई बी, ये 3 फेज है। इन तीनों फेजों में से यहां पर बी फेज मिल गया, किसको मिल गया, एनवीसी को। अब इसको कौन सा फेज मिलना चाहिए, दूसरा फेज मिलना चाहिए। अब दूसरा फेज कहां से मिलेगा, कि दूसरा फेज यहां गया कॉन्टेक्टर के पास। अब यहां से देखो, यहां से ये फेज एक तो कहां चला गया, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर में। कौन से कॉन्टेक्टर में, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर में। अब ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है तो जब तक यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक ये ओपन रहेंगे, तो यहां से ये सप्लाई यहां आ गई। ठीक, अब यहां से ये सप्लाई इधर गई, लेकिन ये कौन सा स्विच है, एनो, जो सामान्य अवस्था में क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो अब मैं जैसे ही इसको यहां से क्या करूंगा, दबाऊंगा इसको, तो दबाने पर इसको फेज कहां से मिलेगा, कि इसका जो सर्किट होगा, यहां से सप्लाई आएगी और यहां से क्या होगी, इसके यहां पर आएगी, और यहां से किसको मिल जाएगी, एनवीसी को। कि एक फेज तो यहां से मिल गया और दूसरा फेज
कि एनवीसी को जो दूसरा फेज है यहाँ से सप्लाई जाकर जैसे इसको दबाएंगे तो यहाँ से जुड़ जाएगी और यहाँ से ये सप्लाई होती हुई इस फेज के पास, यानी कौन सा फेज मिल जाएगा, आर फेज मिल जाएगा। तो यदि एनवीसी को दो फेज मिल जाते हैं तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के बाद में हम कॉन्टेक्टरों को वापस जोड़ लेगी। अब जोड़ते ही ये मोटर, अब यहाँ पर इसको छोड़ देने पर यहाँ पर सर्किट जो पूरा होगा वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्टेक्टर एनवीसी चुंबकीय क्षेत्र बना ली, तो यहाँ पर ये जो विद्युत सप्लाई है वो यहाँ से क्या चली जाएगी, सीधी सीधी मोटर को प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही सप्लाई ऑफ हो जाती है या बंद हो जाती है तो यहाँ पर ये एनवीसी का चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। एनवीसी का चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा तो ये कॉन्टेक्टर अपनी वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे और उसी अवस्था में आने के बाद में जब तक हम इस एनो स्विच को नहीं दबाएंगे तब तक ये मोटर ऑन नहीं होगी। इस प्रकार से ये जो डीओएल स्टार्टर है कि हम यहाँ पर जितनी वोल्टेज देंगे ये वोल्टेज को नियंत्रण नहीं करेगा, उतनी वोल्टेज किसको दे देगा, मोटर को दे देगा। फ्यूज शॉर्ट सर्किट का कार्य करेंगे। और जो ये यहाँ पर होती है OL ओवरलोड रिले, कि जैसे मोटर का तापमान कुछ डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाने पर ये क्या करेगा, तो वहां पर एक पत्ती लगी होगी, तो ये पत्ती क्या करेगी, यहाँ इस कॉन्टेक्ट से जुड़ी होगी, इस कॉन्टेक्ट से यहाँ से जुड़ी होती है। तो जैसे ही ये गर्म होगी तो ये पत्ती क्या हो जाएगी, यहाँ से सिकुड़ जाएगी। तो जैसे ही यहाँ से ये पत्ती ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से ओपन होता है तो अब यहाँ से देखो एनवीसी को कितने फेज नहीं मिलेंगे, दो फेज नहीं मिलेंगे। और जैसे एनवीसी को दो फेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से ओपन हो गए तो एनवीसी को कितने, दोनों फेज नहीं मिलेंगे, और दोनों फेज नहीं मिलने पर मोटर क्या हो जाएगी, वहीं पर बंद हो जाएगी। तो ये ओवरलोड के समय कार्य करते हैं और इसको बोलते हैं OLRC, ओवरलोड रिले कॉन्टेक्टर, कि यहाँ पर जो ओवरलोड रिले है उसके क्या बोलते हैं, इसको कॉन्टेक्टर लगे होते हैं। तो हमने किस स्टार्टर की बात कर रही थी, यहाँ पर डीओएल स्टार्टर। अब जब डीओएल स्टार्टर है तो इससे अगला जो स्टार्टर आएगा वो आएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। कौन सा आएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात ये याद रखनी है कि जब हमारे पास डीओएल स्टार्टर था तो हमारे को स्टार डेल्टा स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्टार डेल्टा स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे को इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसमें एक दोष था। इसमें क्या दोष था कि जितनी सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उतनी की उतनी यहाँ पर दे रहे हैं। तो जो 5 HP से जो अधिक क्षमता की जो मोटरें थी उनको ऑन या ऑफ नहीं कर सकते थे, उनको ऑन या ऑफ नहीं कर सकते थे। इसलिए अधिक क्षमता की जो मोटरें हैं उनको स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जाने लगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं 5 HP से अधिक तथा 15 HP तक की मोटरों में स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अब जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या करता है कि पहले ये मोटर स्टार में चलती है और बाद में किस में चलती है, डेल्टा में चलती है। जैसे हमने स्टार में चलाएंगे तो इसकी जो वोल्टेज है ये क्या करेगी, लाइन वोल्टेज को √3 गुना कम कर देगी। जो लाइन वोल्टेज आ रही है, VL वोल्टेज आ रही है, इसको क्या कर देगी, √3 गुना कम कर देगी। कि मान लिया कि 415 वोल्टेज आ रही है, क्या आ रही है, 415 वोल्टेज आ रही है। तो स्टार में जब चलेगी मोटर, किस में चलेगी, जब स्टार में चलेगी मोटर तो उस समय इस मोटर को कितनी सप्लाई मिलेगी, 240 वोल्टेज सप्लाई मिली थी। आपको क्लास में बता दिया था कि स्टार कनेक्शन क्या होते हैं, कि मोटर है उसमें कितनी वाइंडिंग की जाएगी, 3 फेज मोटर 3 फेज वाइंडिंग की जाएगी। अब जो स्टार कनेक्शन है तो यहां से मैंने क्या दे दिया, RYB 3 फेज सप्लाई दे दी। अब स्टार कनेक्शन में ये 1 सिरा है, ये 2 सिरा है, ये 1 ये 2, इस वाइंडिंग का ये 1 सिरा है, ये क्या कौन सा सिरा है, 2 सिरा है। तो स्टार वाइंडिंग में जो समान सिरे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। और जहां से शॉर्ट करते हैं वहां से इसको क्या निकाल लेते हैं, न्यूट्रल बिंदु निकाल लेते हैं। तो अब यहां से 3 फेज सप्लाई मिल रही है कि R फेज तो यहां से दिया और इस जो वाइंडिंग है इसको न्यूट्रल यहां से मिल गया।
तो जब इसको एक फेज यहाँ से मिल गया, न्यूट्रल वहां से मिल गया, तो वो कौन सी हमारे घर पर जो सप्लाई आती है वो कौन सी आती है, फेज वोल्टेज आती है। क्योंकि फेज वोल्टेज सप्लाई में एक तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और एक क्या होता है, फेज होता है। तो यहाँ पर जो फेज वोल्टेज है, तो एक तो न्यूट्रल यहाँ से मिल गया, फेज यहाँ से मिल गया, तो कौन, तो इसको जो सिंगल फेज सप्लाई होती है वो कितनी वोल्टेज की होती है, 200 440 240 वोल्टेज की होती है। कितनी वोल्टेज की होती है, 240। तो इसी प्रकार इसको 415 वोल्टेज आ रही है, तो वो स्टार में चलेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं इसको एक बार आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। इसमें भी सबसे पहले क्या लगाएंगे, आईसीटीपी स्विच लगाएंगे, और आईसीटीपी स्विच लगाने के बाद में यहां पर इसके बाद में यहां पर एक लगाएंगे फ्यूज। अब यहां से इसको क्या देंगे, सप्लाई देंगे, एक फेज सप्लाई, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई की बात करें तो कितनी सप्लाई होगी, थ्री फेज सप्लाई होगी, तो इनको थ्री फेज सप्लाई मिलेगी। यहां पर होंगे इनके कॉन्टेक्टर, क्या होंगे यहां पर, कॉन्टेक्टर होंगे। अब इसके नीचे और इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक हैंडल होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक हैंडल होगा। तो अब जैसे ही ये सप्लाई यहाँ से का थ्री फेज सप्लाई आ रही है, तो पहले सप्लाई यहाँ पर आएगी इस कॉन्टेक्टर पर, और इसमें भी ये सप्लाई का आ रही है इस कॉन्टेक्टर। अब जैसे यहां से ये सप्लाई किस में देंगे, इस कॉन्टेक्टर में दे दी, यहां से इसमें भी ये सप्लाई इस कॉन्टेक्टर में दे दी। अब यहां से ये इस प्रकार से योजित होते हैं, इस प्रकार से योजित होते हैं कि ये दोनों क्या करेंगे, जैसे मैं इस हैंडल को दबाऊंगा नीचे, तो ये कनेक्शन किस में होंगे, कि मान लिया कि ये सिरा पहली वाइंड, ये 1 सिरा है, A1 B1, तो यहां से दोस्तों जो मोटर होंगी, थ्री फेज मोटर है, तो उसके कितने सिरे आएंगे, 6 सिरे आएंगे, A1 B1 C1 A2 B2 और C2। इस प्रकार यहाँ पर कितने सिरे होंगे, 6 सिरे संयोजित होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ जो सिरे इन तीनों को यहाँ से क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, इन तीनों सिरों को यहाँ से क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। अब जैसे ही इस हैंडल को हमारे को किस में चलाना है, स्टार में, कि यहाँ पर कौन सा कनेक्शन है, स्टार, और यहाँ पर कौन सा होगा, डेल्टा कनेक्शन होगा। अब जैसे मैं इसको नीचे से दबाऊंगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को शॉर्ट कर लेंगे, और ये है इसको शॉर्ट कर लेगा, और यहाँ पर ये कॉन्टेक्टर है, इन दोनों को शॉर्ट कर लेगा, और ये कॉन्टेक्टर इसको शॉर्ट कर लेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर कौन सा हो गया, B2, और यहाँ पर C2, और यहाँ पर कौन सा हो गया, A2। तो ये तीनों यहां से शॉर्ट हो जाएंगे, और ये जाके इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, कि यहां तक तो सप्लाई आ रही थी हमारे पास, यहां तक तो क्या आ रही थी, सप्लाई आ रही थी। जैसे इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो सप्लाई आएगी वो किस में आ जाएगी, A2 में आ जाएगी, यहां से किस में आ जाएगी, A2 में आ जाएगी, और ये तीनों में क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। क्योंकि स्टार कनेक्शन में ये तो था कि थ्री फेज सप्लाई तो कितनी वाइंडिंग होगी, 3 वाइंडिंग होगी, और यहाँ पर ये 1 सिरा है, ये 2 सिरा है, तो यहाँ पर ये किनको कर लेगा, 2 को शॉर्ट कर लेगा। तो यहाँ से ये तीनों सिरे हैं, तो ये 2 को क्या कर रहा है, यहाँ पर शॉर्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर इस मोटर को वाइंडिंग को सप्लाई मिल जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये 1 सिरा, तो 1 को 1 से जोड़ देंगे, और B सिरा है तो B को B से जोड़ देंगे, और
C1 सी रहा, तो इसी प्रकार यहाँ मोटर की क्या कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे। तो हम जैसे ही स्टार से डेल्टा में, अब डेल्टा में चलाना है तो इस मोटर को स्टार्टिंग में किस में चलाएंगे, स्टार में चलाएंगे, और स्टार में चलाएंगे तो इसकी जो वोल्टेज है वो √3 गुना वोल्टेज कम हो जाएगी, यानी प्रत्येक वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई मिलेगी, सिंगल फेज सप्लाई मिलेगी। और जो सिंगल फेज सप्लाई है वो कितनी वोल्टेज होती है, 240 वोल्टेज होती है। अब जैसे ही कुछ समय बाद जब मोटर घूर्णन गति प्राप्त कर लेती है तो उसके बाद में हम किस में चलाएंगे, डेल्टा में चलाएंगे। अब जब डेल्टा में चलाएंगे तो यहाँ से जब ये हैंडल को ऊपर की ओर घुमाएंगे तो ये तीनों क्या कर लेगा, यहाँ से शॉर्ट कर लेगा, इन तीनों को यहाँ से क्या कर लेगा, शॉर्ट कर लेगा। अब जैसे यहाँ से जो लाइन वोल्टेज आ रही है वो तीनों किसको मिल जाएगी, ऐसे की ऐसी जाकर मोटर को मिल जाएगी। तो जितनी वोल्टेज आ रही थी स्टार में क्या कर रहा था, लाइन वोल्टेज कम कर रहा था, और डेल्टा में जाने के बाद में क्या कर रहा था, जितनी वोल्टेज आ रही है उतनी वोल्टेज दे देगा। यानी स्टार्टिंग में मोटर को क्या करेंगे, सुरक्षित प्रचालित करने के लिए उसको स्टार में चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये कौन सा हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यहां तक जो आपका चैप्टर था वो गया, समाप्त हो गया। यदि इनमें आपको कोई भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।